जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन ने पाकिस्तानी आतंकियों की नींद उड़ा दी है और अब इसी बात की खींच मिटाने के लिए आतंकी संगठन कश्मीरी पंडितों को धमकी दे रहे हैं। एक कथित आतंकी संगठन के नाम से जारी लेटर में कई कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की निजी जानकारी तक सार्वजनिक करने का दावा किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां इस लेटर की सत्यता और इसके पीछे के नेटवर्क की जांच कर रही है। खास रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। ये जिम्मेदारी ऑनरेबल एलजी साहब संभालते हैं। मेरा तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इंतजामिया को मशवरा ये होगा कि इसको लाइटली ना लिया जाए। इस सरकार की कश्मीर नीति आपके सामने खुल चुकी है। 23 को ये फिर से जो थ्रेट लेटर आई है, इसमें तो हद ही पार हो गई है। इसमें हमारा जम्मू का एड्रेस तक मेंशन किया गया है। कश्मीर में आतंक का वो चेहरा जिसने कभी कश्मीरी पंडितों को अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर किया था, क्या वही चेहरा फिर से डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है? एक महीने के अंदर कश्मीरी पंडितों को दूसरी धमकी, नाम वही, निशाना वही और तरीका भी वही। डर पैदा करो, दबाव बनाओ और कश्मीर में पंडितों की मौजूदगी को चुनौती दो। 23 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक नया धमकी भरा पोस्टर सामने आया। पोस्टर कथित तौर पर आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल यानी यूएलसी के नाम से जारी किया गया। इसमें करीब आधा दर्जन कश्मीरी पंडितों के नाम और निजी जानकारियां भी दर्ज थीं। यानी इस बार सिर्फ धमकी नहीं, डिजिटल हिट लिस्ट जैसा संदेश देने की कोशिश। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, कश्मीरी पंडितों की निजी जानकारी आतंकियों तक पहुंची कैसे? क्या यह सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाया गया फर्जी पोस्टर है, या फिर इसके पीछे ऐसा नेटवर्क है जिसके पास घाटी में काम कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की वास्तविक जानकारी मौजूद है? और इस पूरे मामले में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, वो है लश्कर-ए-तैयबा। यूएलसी को लेकर भारतीय सुरक्षा सूत्रों और मीडिया रिपोर्टों में इसे लश्कर-ए-तैयबा का कथित फ्रंट या प्रॉक्सी बताया गया है। इससे पहले अगस्त की शुरुआत में भी यूएलसी के नाम से कश्मीरी पंडित अधिकारियों को धमकी वाला एक पत्र सामने आया था, जिसमें परिवार, काम की जगह और दूसरी जानकारियों तक पहुंचने का दावा किया गया था। यानी अगर जांच में इस कनेक्शन की पुष्टि होती है तो तस्वीर सिर्फ एक धमकी भरे पोस्टर की नहीं होगी, तस्वीर होगी सीमा पार बैठे आतंकी हैंडलर्स, घाटी में मौजूद स्लीपर नेटवर्क्स और उनके लिए काम करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी धमकी को गंभीरता से लेने की बात कही है, लेकिन उन्होंने इस गेंद को सीधे तौर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पाले में डाल दिया है। एम्प्लॉइज हैं, उनको हिफाजत में रखना, उन्हें सुरक्षित रखना, ये पुलिस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले इन्हीं हालात में कुछ पंडित एम्प्लॉइज जो हैं उन्हें निशाना बनाया गया था और उससे हमें बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। तो मेरी तो, क्योंकि ये हमारी डायरेक्ट जिम्मेदारी है नहीं, ये जिम्मेदारी ऑनरेबल एलजी साहब संभालते हैं। मेरा तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इंतजामिया को मशवरा ये होगा कि इसको लाइटली ना लिया जाए, इसमें पूरी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन ऐसे गंभीर मसले पर भी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा राजनीतिक रोटी सेकने में पीछे नहीं रहे। पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार की कश्मीर नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए। 2016 से शुरू करिए इस सरकार की कहानियां, मनोहर कहानियां कि साहब नोटबंदी के बाद अब ये होने वाला है साहब, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आ जाइए 2019 पे, 5 अगस्त 2019 पे स्टेटहुड खत्म कर ली, 370 हटा दिया। हर बार यही बोला कि कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा। अब आ गए आप 26 में, धमकियां आ रही हैं। हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं उनको फिर से वहां स्थापित किया जाएगा। उल्टा जो हैं वहां, उनको धमकियां आ रही हैं। ये इस सरकार की कश्मीर नीति आपके सामने खुल चुकी है।
खतरे की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कश्मीर घाटी में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत काम कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अतुल ढुल्लू को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। अभी रिसेंटली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में सेम ऐसी थ्रेड लेटर आई हुई थी, तो लेकिन आज जो 23 को ये फिर से जो थ्रेड लेटर आई है इसमें तो हद ही पार हो गई है। इसमें हमारा जम्मू का एड्रेस तक मेंशन किया गया है। सिक्योरिटी का कंसर्न है ही है। साथ में हम रिक्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटी एजेंसी से प्लीज़ वो ये देखे कि उनके पास ये सोर्स कहाँ से आ रहा है जो इन्हें ये प्रोवाइड ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कर रहा है, कि प्रायोरिटी पे एम्प्लॉय जितने भी वहाँ माइनॉरिटी के हैं उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाए और उनको घर से काम उनसे लिया जाए। लेकिन कहानी का दूसरा सिरा सुरक्षा बलों का जवाब है। धमकी का पोस्टर घाटी में आया तो उसके अगले ही दिन सुरक्षा बलों ने जमीन पर अपना ऑपरेशन तेज कर दिया। उत्तरी कश्मीर से दक्षिण कश्मीर तक संदिग्ध ठिकाने, ओवरग्राउंड नेटवर्क, हथियारों के डंप और आतंकियों के मददगार सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। सुपोर के मंजसीर इलाके में एसओजी ने 52 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की 177वीं और 179वीं बटालियन के साथ संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा बलों ने खाली पड़े मकान की तलाशी ली। यह मकान कश्मीरी पंडित परिवार का था जो 1990 में इलाके से पलायन कर गया था। सुरक्षा बलों ने इस मकान से एक AK-47, 3 मैगजीन, 72 राउंड, 4 हैंड ग्रेनेड बरामद किया और एक IED बरामद होने की जानकारी भी सामने आई। पुलवामा के यारवान के जंगलों में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। पुलिस, सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने 2 संदिग्धों को पकड़ा। तलाशी में एक पिस्तौल, 12 कारतूस और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया। शोपिया में नाका चेकिंग के दौरान 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2 हैंड ग्रेनेड और 5 ऐसे पोस्टर बरामद होने की बात सामने आई जिन पर कथित तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन के निशान थे। हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति गर्मा गई है। हाई कोर्ट में 10वीं की छात्रा ने स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि किसी एक महिला के हिजाब न पहनने से आस्था को कोई खतरा पैदा नहीं हो जाता। कोर्ट ने कहा कि स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दे सकते। हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं है और एक महिला के हिजाब नहीं पहनने से आस्था खतरे में नहीं पड़ जाएगी। कोर्ट ने कहा कि स्कूल में यूनिफॉर्म के नियम का पालन करना जरूरी है। इससे बच्चों में बराबरी की भावना रहती है, स्कूल की अपनी पहचान भी बनती है। यूनिफॉर्म से बिना धार्मिक भेदभाव वाला माहौल बना रहता है। हिजाब को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। किसने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। कभी कॉन्स्टिट्यूशन से बाकायदा मजहबी आज़ादी को हटा दिया जाए कि हमारी मजहबी आज़ादी है, उसके बाद इस तरीके के फैसले आए। हाई कोर्ट की लाठी से हिजाब को हटाना और हिजाब को रोकना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत। हमारे प्रधानमंत्री जी तो परिधान से पहचानते हैं और परिधान पहनने पर ही, मनपसंद का परिधान पहनने पर ही अगर रोक लगा दे तो हाई कोर्ट को मैं क्या कहूँ। फैसला कोर्ट का है तो कोर्ट के फैसले का खिलाफ तो कोई बोलेगा नहीं। हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सही फैसला है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको पहले तो ये अपनी मानसिकता से उबरना चाहिए कि देश संविधान से चल रहा है और संविधान में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं कि एक ही विद्यालय में, एक ही कमरे में 2 तरह का ड्रेस अलाउ हो। जिस मुल्क की आवाम इस वक्त दाने दाने को मोहताज है, जहां रोटी और पानी के लिए सड़कों पर कत्लेआम मचा है, जो मुल्क खुद कंगाली के दलदल में गले तक धंसा हुआ है, वो अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से करारी शिकस्त झेलने के बाद भी इस्लामाबाद की अक्ल ठिकाने नहीं आई है। खबर है कि पाकिस्तानी हुकूमत एक बार फिर भारत के खिलाफ बारूदी साजो सामान जुटाने में लगी है। स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। खुद के घर में खाने को आटा नहीं, लेकिन भारत के खिलाफ नफरत का बारूद बटोरने में कोई कमी नहीं। यह है कंगाल पाकिस्तान का असली और नया चेहरा। अभी कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय शूरवीरों ने पाकिस्तानी सेना का वो हश्र किया था जिसे वो सदियों तक नहीं भूल पाएंगे।
भारत के प्रहार के जख्म अभी सूखे भी नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगने लगा है कि रावलपिंडी के जनरल फिर से युद्ध की सनक में पागल हो चुके हैं। महज 60 घंटों के भीतर तुर्की के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों ने पाकिस्तान के आसमान में एक के बाद एक कई चक्कर लगाए हैं। आखिर इन सैन्य विमानों में ऐसा क्या था जो गुपचुप तरीके से पाकिस्तान में उतारा गया? क्या तुर्की कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को खैरात में घातक हथियार सप्लाई कर रहा है? सरहद पार फिर से साजिशों का धुआं उठ रहा है। गिदड़ भपकियों और कायराना हरकतों के लिए बदनाम पाकिस्तान एक बार फिर भारत के खिलाफ बारूद का नया जखीरा जुटाने में लगा है। खबर है कि इस्लामाबाद एक बार फिर अपने पुराने हमदर्द तुर्की की दहलीज पर खड़ा है। वही तुर्की जिसके मेड इन तुर्की ड्रोन्स को लेकर पाकिस्तान ने कभी आसमान सिर पर उठा लिया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के शूर वीरों के सामने तुर्की की ये उड़ने वाली मशीनें महज खिलौना साबित हुई और भारतीय सेना ने इन्हें हवा में ही उड़ा दिया था। क्या एशिया के नक्शे पर महायुद्ध की नई बिसात बिछ चुकी है? क्या कंगाल पाकिस्तान बीजिंग के इशारे पर भारत के खिलाफ किसी बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश को अंजाम देने की तैयारी में है? सरहद के उस पार बारूद की जो गंध आ रही है, वो गंध इत्तेफाक नहीं बल्कि हिंदुस्तान को घेरने का एक सोचा समझा चक्रव्यूह है। 7 अगस्त 2026 को पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच एक त्रिपक्षीय मक्का संयुक्त रक्षा समझौता साइन होता है और जैसे ही समझौते की स्याही सूखी, पाकिस्तान के आसमान में हलचल अचानक 10 गुना बढ़ गई। करीब 60 घंटों तक चली इस रहस्यमयी एयरलिफ्टिंग ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि इन उड़ानों के जरिए पाकिस्तान में तुर्की के ड्रोन, सर्विलांस सिस्टम और हथियारों की खेप उतारी गई है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम का खुद कहना है कि भले ही तुर्की और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा भी खोल दें, फिर भी भारत इन दोनों से ज्यादा पावरफुल है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि पाकिस्तान ने भारत की सीमा के बिल्कुल करीब 250 आधुनिक चाइनीज तोपों की तैनाती की है, जिस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सीधे सीधे भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर यानी 2 तरफा युद्ध की चीन और पाकिस्तान की साझा तैयारी है। लेकिन ड्रैगन और पिंडी की इस चालबाज जोड़ी को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह 1962 का भारत नहीं है। आज का भारत हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देना जानता है और अगर सरहद पर चीन की SH-15 तोपें तैनात हैं, तो भारत के पास भी K9 वज्र और धनुष जैसी घातक तोपें मौजूद हैं, जो पलक झपक